नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। क्या सियासत में स्थापित होने के लिए, क्या जनता के दिल में जगह बनाने के लिए, क्या जनता का प्रतिनिधि बनने के लिए अब सिर्फ रास्ता किसी अधिकारी कर्मचारी को थप्पड़ मारने या फिर जूते मारने का ही रह गया है? दरअसल प्रश्नकाल में आज ये प्रश्न हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज से करीब 6 दिन पहले 13 नवंबर को टोंक के समरावता में एक निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से एसडीएम को थप्पड़ मारने का शोर अभी थमा भी नहीं है कि अब एक भजन संध्या के दौरान कांग्रेस के एक नेता ने खुद को स्थापित करने की कोशिश में अधिकारी कर्मचारियों को जरबे मेलने यानी कि जूते मारने का ऐलान कर दिया। दरअसल कांग्रेस के पूर्व विधायक धीरज गुजर ने भीलवाड़ा के कोटड़ी कोटाज कस्बे में एक भजन संध्या के दौरान कहा है कि प्रेम से कोई आपकी बात नहीं मानता तो उसे जरबा मेलकर काम करवाने के लिए तैयार हूं। करीब 2 महीने पहले भी धीरज गुजर एक विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने उस वक्त किसी बात पर कहा था कि धीरज गुजर का जूता बात करेगा। उधर इस बयान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि राजनीति में यह कतई स्वीकार नहीं है कि बाहुबली राज चले, यानी कि बाहुबली राज नहीं चलेगा। जूतम पैजार या इस तरह की बातें निंदनीय है। उन्होंने सवाल भी उठाया कि बाहुबलियों को संरक्षण मिलता रहा तो राजनीति आखिर किस दिशा में जाएगी। ऐसे में प्रश्नकाल में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं धीरज गुजर का वो विवादित बयान और उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। आपका मन में विश्वास रखो, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, सबको काम कराने के लिए, और अगर कोई तरह की बात प्रेम को न माने तो जरबों मेल के सबको काम कराने के लिए आपको जो धीरज मुझे तैयार है। ये कतई स्वीकार्य नहीं। बाहुबली राज नहीं चाहिए। बाहुबली ऐसी राजनीति करेंगे क्या, या कोई नीतिगत निर्णय होंगे? आखिर कहीं अधिकारी ने किसी ने भी त्रुटि भी की है तो उच्च अधिकारी बैठे हैं जिनके सामने शिकायत की जा सकती है और उचित माध्यम से सक्षम तरीके से बात रखी जा सकती है। इसमें जूतम पैजार या शक्ति बल प्रयोग, मैं सोचता हूँ कि किसी भी राजनेता के लिए ये निंदनीय है, अच्छा नहीं है, कतई नहीं करना चाहिए। यदि इस प्रकार से होता रहा, बाहुबलियों को और संरक्षण मिलता गया तो राजनीति किस दिशा में बढ़ जाएगी? ये राजस्थान है, शांति प्रिय क्षेत्र है। यहाँ पर बाहुबली को कोई अलग से स्थान मिले, महत्व मिले, ये ठीक बात नहीं है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपके साथ करवा देते हैं। हमारे साथ में योगेंद्र जोशी जी जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व आरपीएस अधिकारी हैं, राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं करणवीर सिंह राजपुरा जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ में महिपाल बेला जी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले करणवीर जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा। साहब, आप ही के पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं धीरज गुजर, एआईसीसी के मेरी जानकारी में कभी भी सचिव हैं, प्रियंका गांधी के भी करीबी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी रहने के दौरान राजस्थान विधानसभा में माननीय भी रहे हैं वो, लेकिन उनकी आखिर कैसी भाषा है साहब? दीपक जी, ये व्यंग्यात्मक रूप से कही हुई बात है और बेशक अगर कर्मचारियों के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग तो राजनीतिक शुचिता के लिए तो अनुचित नहीं है। फिर भी उन्होंने एक व्यंग्यात्मक रूप से क्षेत्र के अंदर जिस तरह का रोष व्याप्त था उस रोष को एक शब्द देने का प्रयास किया है और ये बात कही है और ये उनके निजी वक्तव्य थे और उन्होंने एक भजन संध्या के अंदर इस तरह की सभा को संबोधित किया है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से जनता के अंदर रोष व्याप्त था और व्यंग में कहा है, किसी थप्पड़ मारने का या ऐसा कोई उनका इरादा नहीं था। पर थोड़ा सा मैं आपको एक संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने 2 घटनाओं का जिक्र तो यहाँ पे किया दीपक जी, 2 घटनाओं का जिक्र आपने किया। एक तो आपने जो नरेश मीणा की घटना है उसका जिक्र किया, दूसरी आपने जिसपे आज आप और हम डिबेट कर रहे हैं, पर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी जो कर्मचारी को सरेआम थप्पड़ मारते हैं, उसका जिक्र भी आपको इसमें करना चाहिए था। इस तरह आप भारतीय जनता पार्टी को बचाइए नहीं। अगर राजनीतिक शुचिता की बात होती है तो सभी पार्टियों पर लागू होनी चाहिए। उस तरह का आचरण जो सभी पार्टियों के नेताओं के ऊपर लागू होना चाहिए। मैं इस भाषण की या इस कथन की पैरवी नहीं कर रहा हूं। ये कहना उचित नहीं है, कर्मचारियों के लिए इस तरह की बात करना उचित नहीं है, पर ये व्यंग के रूप में कही हुई बात है। इसका सारांश समझिए। धीरज गुज्जर जी, जिस तरह से भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर अराजकता का माहौल है, अन्याय काल चल रहा है, शासन प्रशासन सुन नहीं रहा है और तमाम तरह के अफसर अपनी मनमानी करने में लगी हुई है। आज 3-3 महीने से लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, डीएपी खाद नहीं मिल रही, किसानों को बिजली समय पर नहीं आ रही है। तो इन तमाम अव्यवस्थाओं से लोगों के अंदर रोष है और उस रोष को एक व्यंग्यात्मक रूप से
जिस तरह से एक अध्यापक कहता है कि अगर काम नहीं करके आओगे तो आपको डंडे मारे जाएंगे, तो इसी तरह का डर दिखाने की कोशिश उन्होंने की है, वो भी शब्दों के द्वारा। मैं उस शब्दों का समर्थन नहीं करता हूं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए राजनीतिक शुचिता के लिए, पर कहीं ना कहीं ये प्रदेश की सरकार की विफलताओं के ऊपर ये रोष निकाला गया है, ना कि कर्मचारियों के। ठीक है, हो गई आपकी बात, अब मैं मेरी बात रख दूं। जी जी दीपक जी, पहली बात तो आपको बहुत साधुवाद कि आपने मान लिया इस बात को कि ठीक है, धीरज गुजर ने गलत शब्द कहे, राजनीतिक शुचिता ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, पहली बात तो बहुत साधुवाद आपको करणवीर सिंह राजपुरा जी कि आपने अपनी पार्टी के इतने बड़े नेता को गलत ठहरा दिया अपनी बात में। दूसरी बात आपने कहा कि मैं बीजेपी को बचाने की कोशिश ना करूं, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दूं कि बीजेपी के प्रवक्ता महिपाल मेला जी यहां पर बैठे हैं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता बनकर यहां पर नहीं बैठा हूं, इस हैसियत से नहीं बैठा हूं। दूसरी बात सुन लीजिए साहब, अरे साहब आपकी बात बहुत विनम्रता से निवेदन से मैंने सुनी, अब निवेदन मेरा भी सुन लीजिए आप। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से यहां पर नहीं बैठा हूं, आपको क्लियर कर दूं। रही बात कि बीजेपी के सीपी जोशी ने क्या कहा था, बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने क्या किया था, बैठ लेकर मारपीट की थी, सुन तो लीजिए साहब, ठीक है। तो यदि मैं पुरानी फहरिस्त निकालूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी, ठीक है। मैंने बात का जिक्र किया 13 नवंबर, अरे साहब सुन तो लीजिए, 13 नवंबर को 6 दिन पहले जो घटना हुई जिसका शोर अभी थमा नहीं है, उसका जिक्र मैंने किया। इन्हीं धीरज गुजर का 2 महीने पहले दिया हुआ जो बयान था ना, उसका जिक्र मैंने किया साहब। इसलिए मैं कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। यदि धीरे धीरे डिबेट में आप आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको और दिखा दूंगा, और यदि आपके पास जानकारी नहीं हो तो इसी समाचार प्लस ने कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के बयानों को लेकर भी डिबेट की है, जो शायद किसी दूसरे चैनल ने नहीं की होगी। आपको ये और क्लियर कर देता हूं, आगे बढ़ता हूं। आपने कहा कि व्यंग्य था ही ये, ऐसा कौन सा व्यंग्य है कि आपके कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल पकड़ ली जाए तो आप ही कहेंगे कि धीरज गुजर बात नहीं करेगा, उसका जूता बात करेगा, ये भी व्यंग्य था 2 महीने पहले। दीपक जी उन लोगों के लिए व्यंग्य था जो बेवजह जनता को परेशान करते हैं। मैं कह रहा हूं डीएपी खाद नहीं मिलनी, कर्मचारी काम नहीं कर रहे, पटवारी अपना जो फसल का खराब है उसकी रिपोर्ट नहीं दे रहे, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, तो उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से कहा था कि अगर कर्मचारी काम नहीं करेगा तो उसको आंदोलन से डर दिखाकर भी उन्होंने ये शब्द यूज किए। मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं, चाहे आंदोलन के द्वारा हो, विरोध दर्ज करा के हो, सड़कों पर आंदोलित होकर कांग्रेस पार्टी, वहां का कार्यकर्ता, वहां का नेता इसका विरोध करेगा। चलिए ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास में। मेरे पास में महिपाल मेला जी भी जुड़ चुके हैं। महिपाल जी बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से कभी तो जूता मारने की बात करते हैं कि धीरज गुजर का जूता बात करेगा, कभी वो कहते हैं कि साहब जरबा मेलने के लिए तैयार हूं। जरबा जिन लोगों को समझ नहीं आता उनको बता देते कि जरबा मेलने यानी जूते मारना, ये मतलब होता है। ये हो गया। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी बाहुबल बर्दाश्त नहीं है राजनीति के अंदर। दीपक जी, ये राजस्थान है, चाहे धीरज गुजर जी हो, चाहे नरेश मीणा जी हो, चाहे रविंद्र भाटी जी हो, चाहे इनकी स्टाइल के और पॉलिटिशियन हो, ये सीपी जोशी भी राजस्थान की राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे समाज महिपाल जी सीपी जोशी को भूल गए जी, सीपी जोशी जी को भूल गए आप, चाहे महिपाल नाम लीजिए ना, मैं कह रहा हूं लीजिए। अभी हम करंट की बात कर रहे हैं, ऐसे नामों की फहरिस्त निकालेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। नहीं, रविंद्र भाटी आपको याद रह गया, नरेश मीणा आपको याद रह गया, पूरे प्रदेश अध्यक्ष सांसद है माननीय, उसमें महिपाल महिला भी हो सकता है, तो भी उसकी भी निंदा होनी चाहिए। चाह रहा हूँ आपके मुख से जो भी राजस्थान का जो आपसी भाईचारे का जो जिस तरीके का हमारा कल्चर रहा है और ब्यूरोक्रेसी पे जिसने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, कोई भी करे, ए से लेके जेड तक, सबकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का नेता क्यों ना हो। अब मैं इस पे आज धीरज गुजर जी ने जो परसों बयान दिया, क्योंकि वो कोई धार्मिक कार्यक्रम ही था, उसमें श्याम बाबा का कार्यक्रम वो कह रहे थे, तो वहां डीएपी खाद की, पेंशन की ये बातें तो हो नहीं रही थी। उनकी जैसी राजनीतिक स्टाइल रही है कि मंच के माध्यम से वो इस तरह की बातें करके और ब्यूरोक्रेट्स पे प्रभाव जमाने का प्रयास उनका रहा है। 2008 से 23 तक 4 बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, माननीय भी रहे हैं, विधानसभा में है, वो बात अलग है कि 4 में से 3 बार वो चुनाव हार चुके हैं। पर उनकी क्या बात करें, जब राहुल गांधी जी संविधान की प्रीति दिखाते हैं पार्लियामेंट में, अब वो संविधान पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, उसमें अंदर खाली पन्ना था क्या, पर उसी संविधान को बचाने की बात करने वाले नेताओं की पार्टी के प्रवक्ता को कहना चाहता हूं कि ये भी संविधान बचाने का ही एक तरीका है कि आप शुचिता से राजनीति करें। ये संविधान की खिल्लियां उड़ाने वाली पार्टी संविधान बचाने की जो बात करती है वो आज बड़ी हास्यास्पद सी लगती है कि क्या हो रहा है कि एक तरफ तो देश की पार्लियामेंट से लेके आपने एक माहौल क्रिएट किया था कि हम संविधान बचाने निकले,
और आज जूतों की नोक पे अधिकारियों को रख के अधिकारियों को पीटने की बात करने वाले क्या संविधान बचाएंगे? खैर, करण सिंह जी ने स्वीकार किया इस बात को, इसलिए मैं भी आपके साथ इनको साधुवाद देता हूं कि अच्छे लोग राजनीति में, चाहे वो किसी भी दल में क्यों ना हो, वो उभर के आए। जनता भी इनको अप्रिशिएट ना करे, तो इस तरह की टसन वाली बातें करते हैं या जो बाहुबली स्टाइल की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उनको राजस्थान की जनता भी स्वीकार ना करे। ठीक है, मेरे साथ में योगेंद्र जोशी जी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, मेरे साथ मौजूद हैं। पूर्व आरपीएस अधिकारी रहे, बहुत अलग अलग जगहों पर इन्होंने भी पुलिस की नौकरी की है। योगेंद्र जोशी जी, बहुत आसान हो गया राजनीतिक दलों के लिए क्या कि जनता ताली बजाएगी, 150 लोग खड़े होंगे, 200 लोग खड़े होंगे, वो ताली बजाएंगे आपकी इन बयानों के ऊपर और हमारी पैड जम जाएगी? क्या ये एक तरीका अपना लिया? दूसरा ये कि हम बात करेंगे कांग्रेस के नेता की, क्योंकि उनका ताजा बयान आया है, तो आप पुराना इतिहास निकाल दीजिए, बीजेपी ने ऐसे कहा था, फिर आप उससे पुराना निकाल दीजिए, कांग्रेस ने ऐसे कहा था साहब, फिर वो बीजेपी के ले जाएंगे। तो ऐसे तो लंबी फहरिस्त आपके पास पड़ी है साहब। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, जैसे ये करीब 1 दर्जन से अधिक ऐसे राजनेता हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, जो इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। अच्छा, ये उपयोग कब करते हैं? जब सरकार नहीं होती है। सरकार जिनकी है उनकी भाषा देखिए, बड़े सोबर तरीके से बात करेंगे क्योंकि सरकार चला रहे हैं। जिनकी सरकार नहीं है वो देखिए किस तरह से करते हैं। अब जैसे भवानी सिंह राजावत ने कांग्रेस सरकार में वन विभाग के कर्मचारी के चांटा मारा था कोटा में, और उसका मुकदमा दर्ज है नयापुरा थाने में। अब बताइए ये क्या है? क्यों? क्योंकि सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। तो जब मैंने एक उदाहरण दिया आपको, तब बीजेपी और कांग्रेस ये क्या करते हैं, चाहे कोई पार्टी हो, ये पार्टी जब सुप्त अवस्था में होती है तो इनके राजनेता जगे हुए रहते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तब इनको समय नहीं मिलता पब्लिक से बात करने का। तो कारण क्या है? अब ये सोच रहे हैं कि करें क्या। तो हमारे यहाँ क्या है कि इस प्रकार के नेता, जैसे इन्होंने क्या कही थी, गुजर साहब ने कहा था कि अगर किसी मोटरसाइकिल गाड़ी के पीछे गुजर लिखा हुआ हो तो उस गाड़ी को अगर चालान करेगा और पकड़ेगा तब मैं जूता बाग करेगा मेरा। अब इन्होंने वो भाषण कर दिया, फिर इन्होंने ये आज ये कल जरबे वाला भाषण कर दिया। तो मैं ये कहता हूं कि ये क्यों करते हैं? कारण क्या है जी, कि भारत जब से आजाद हुआ, जब से सरकारी कर्मचारियों के काम करने के तरीकों में कोई डेवलपमेंट नहीं किया। हर कर्मचारी और जिसकी सत्ता होती है, जिस राजनीतिक दल की होती है, तो कर्मचारी उनके द्वार पे जाता है। आप देखें कि जो कांग्रेस अध्यक्ष थे कोटा गए तो देखिए उस आईजी के लिए कहा उन्होंने कि इसको घुटने के बल चलाऊंगा। जिस आईजी को 5 साल तक उन्होंने कहा कोटा पोस्टिंग करी, जोधपुर कमिश्नर लगाया, फिर उसके बाद में वापस कोटा कर दिया। लेकिन जब मौका आया, जब क्योंकि सरकार नहीं है तो मौका आया तो क्या हुआ, उन्होंने भाषण दिया कौन सा, कि उसके घुटने ला देंगे। तो जब मैंने क्या अंदाजा लगाया कि ये इस प्रकार के अधिकारी जो अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए राजनेताओं के द्वारे जाते हैं, वहां अपने जूते घिसते हैं। तो इस प्रकार के राजनेताओं की वजह से इन अधिकारियों को ये सुनना पड़ता है। मैंने कांग्रेस शासन में भी नौकरी की है, बीजेपी शासन में भी की। ये जरूर है कि अब जो पोस्टिंग्स होने लगी है वो होने लगी राजनीतिक दलों की वजह से। एक राजनीतिक दल आएगा तो अपने लोगों की पोस्टिंग करेगा, जब दूसरा राजनीतिक दल आएगा आप देखते हैं कमिश्नर से लेकर सिपाही तक सारे बदल देते हैं। आज से 30 साल पहले हम बीजेपी में नौकरी करते थे, कांग्रेस की सरकार आ गई, हमें किसी ने नहीं हटाया। कांग्रेस में नौकरी करते थे, बीजेपी की सरकार आ गई, हमें किसी ने नहीं हटाया, क्योंकि हम राजनीतिक लोगों की सिफारिश से लगे हुए नहीं थे। मतलब इसमें कुल मिला के देखिए अधिकारी कर्मचारियों की भी लापरवाही की। तो बिल्कुल ये हमारे राज्य के कर्मचारी अधिकारी ये कुछ समय से, कोई 10, 15, 20 सालों से ये करने लग गए कि सरकार आते ही ये उनके कारिंदों के लिए काम करेंगे, दूसरे आ गए तो उनके काम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की जब प्रवृत्ति राजनेता के सामने आती है तो इस तरह की वो बयानबाजी करता है। लेकिन मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूं, ये इस बात पे मैं ठीक है, मैं एग्री करता हूं आपसे, लेकिन क्या ये भी एक बड़ी वजह हो गई है कि राजनीति में खुद को पुनर्स्थापित करने की बात कर लीजिए या खुद को स्थापित करने की बात कर लीजिए। पुनर्स्थापित मैंने धीरज गुजर के संदर्भ में कहा है, करमवीर जी बहुत क्लियर कर दूं आपको कि ये आज से ही नहीं है, ये प्रारंभिक काल से चला आ रहा है। कोई मान लीजिए मैं नौकरी में आया हूं, जब से देख रहा हूं कि राजनेता जैसे स्टूडेंट हैं, अब राजनीति में आना चाहते हैं तो क्या करते हैं, अब यूनिवर्सिटी के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे, कोई किस करेगा कोई क्या करेगा। ये जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, भवानी सिंह राजावत, प्रहलाद गुंजल, रामकिशन जी पहले थे, शांति धारीवाल जी,
मैंने सबके साथ काम किया कोटा में और यही देखा है कि जब ये आगे बढ़े हैं तो ये पब्लिक के सामने उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आंदोलन किए, तो पब्लिक में वो पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति विरोध जता करके ही अपनी जगह बना पाए हैं। और जब जगह बना, आज भी केस चल रहे, मैं खुद जाता हूं कई केसों में जो राजनीति से पुराने जो केस थे उनमें जाना पड़ता है। करणवीर जी, अब ये आवश्यक हो गया है कि ये जब राजनीति नहीं चल पाती है तो ये इस मौके को ढूंढते हैं। सबसे कमजोर कड़ी कौन है? प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और उसको गाली गलौज कर दो, उसके थप्पड़ मार दो, जनता ताली बजा लेगी। हाँ, वो अपनी नौकरी से बंधा हुआ है, वो बकवास नहीं कर सकता। ठीक है करणवीर जी, ये योगेंद्र जोशी जी कह रहे हैं, चलिए मान लीजिए कि कोई अधिकारी कर्मचारी जो है वो अपनी पोस्टिंग के लिए नेताओं के दर पर हाजिरी भरेगा, चाकरी कर लेगा, कोई किसी को ही लगता है, तो क्या उसके बाद भी इस तरीके से धमकाएंगे क्या आप खड़े होकर? दीपक जी, मैं तो पहले स्पष्ट कर चुका हूं, कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति का सपोर्ट नहीं करती है, ना इस तरह के वक्तव्य के साथ है। पर आप देखिए, जिस पार्टी का मुखिया मुजरा, मंगलसूत्र, इन गोली मारो सालों को जैसे लोगों को मंत्री बना देता है, ब्रजभूषण, अजय टैनी, कुलदीप सेंगर, सीपी जोशी, तमाम तरह के उदाहरण है। एक भी व्यक्ति अगर ये निंदा छोड़िए, बात उनका नाम लेना भी इनको नागवार है, ये नाम नहीं ले सकते, इनको इतनी परवाह नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक प्रवक्ता होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी ने हमेशा से राजनीतिक शुचिता को हमेशा ऊपर रखा है। मैंने पुनः कहा आपको, ये जो बयान था, जिस तरह का बयान आपने अभी सुना है या आपने चलाया है अपने टीवी के ऊपर, ये बयान एक व्यंग्यात्मक रूप से कही हुई बात थी और ग्रामीण अंचल की जनता को लगातार जिस तरह से जनता आपको आक्रोश में है, परेशान है, वह एसआई की तरह लगातार शिकायतें लेकर करणवीर जी, नरेश मीणा का जब कांड आया साहब, करणवीर जी, नरेश मीणा का जब कांड आया तो कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया कि साहब हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है। भले ही आपने 4 दिन पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा जी ने बागी होने के कारण उन्हें पार्टी से निकालने का आदेश जारी किया हो, आपने कहा हमारा पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। ये किसने कहा? पार्टी के साथी थे, टिकट मांग रहे थे। हाँ, अरे यहीं बैठ के कुछ प्रवक्ताओं ने कहा हमारे पार्टी का सदस्य नहीं है, हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है, यही कहा था। जो किया गलत किया। तो ये जो धीरज गुजर ने कहा है, इससे पहले जूता बात करेगा, अब जर में मेल दूंगा, तो क्या ऐसे धीरज गुजर को भी पार्टी रास्ता बाहर का दिखा सकती है क्या साहब? ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं तो कह रहा हूं, आप पार्टी मारना तो दूर, उन्होंने किसी कर्मचारी को नहीं कहा है, अपने साथियों के साथ, अपने लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की रही थी। एक व्यंग्यात्मक रूप से बहुत ही हल्के लहजे में ये बात कही है। सीपी जोशी की तरह टाटा नहीं रसीदा है। आप सीपी जोशी की बात करें, आप कौन से अध्यक्ष की बात करी थी? बता दीजिए इनको भी तफसील से थोड़ा सा साहब, कौन से अध्यक्ष थे वो जो घुटनों के बल चलवा रहे थे? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो समझते हैं अभी हैं। हाँ, बता दीजिए एक बार थोड़ा खुलकर। और कोटा में उन्होंने सरेआम कहा था कि इस आईजी को अच्छी तरह सुन ले, इसके घुटने कानून हाथ में लिया क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, प्रवक्ता ने सीपी जोशी के उस कांड की निंदा भी की क्या? मैं तो पूछना चाहता हूँ। और आपने भी सवाल ही पूछा गया, ये महिला जी बैठे पूछ लीजिए, क्या निंदा कर देंगे उस कांड की? उन्होंने तो कानून अपने हाथ में लिया था। नरेश मीणा में और सीपी जोशी में ज्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने एक आरएस अधिकारी को थप्पड़ मारा है, उन्होंने एक कर्मचारी को थप्पड़ मारा है। महिपाल जी, साफ तौर पर आरोप आप पर भी है साहब कि हम तो दूध से धुले हुए नहीं है, लेकिन दूध से धुले हुए आप भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो कभी ऐसी बातों का समर्थन नहीं करती है। जिसने भी गलत किया, चाहे कोई भी बर्खास्त कर दीजिए फिर से। जिसने भी गलत किया, जिसने भी, सीपी जोशी भी है उसमें, महिपाल महला, किसने भी नहीं, पूरे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, वर्तमान सांसद है। सर आप नाम लेके कह रहे हैं, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। ए से लेके जेड तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जो विधि संगत काम नहीं करेगा, जो विधि संगत काम नहीं करेगा, जो कानून के खिलाफ काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करेगी। आप यही सुनना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं पार्टी का नेता होने के नाते, पार्टी का स्पोक पर्सन होने के नाते, अब उसमें आप इंडिविजुअल, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह का कानून नरेश मीणा के ऊपर लगाया गया ना, जिस तरह का नरेश मीणा के साथ बर्ताव किया जा रहा है, सीपी जोशी को भी का बर्ताव के साथ भी बर्ताव उसी तरह से किया जाएगा? क्या उसको भी उसी तरह का अपराधी माना जाएगा? नहीं मारा है सर, वो काम पुलिस का है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का है। सरकार आपकी है ना मेरा काम है ना आपका काम है। आपकी है। जो कानून संगत लगा, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई,
सरकार, प्रधानमंत्री आपके हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, आप मिसाल कायम कीजिए। चुनाव आयोग और एडिशनल पार्टी में चुनाव आयोग में सांसद को सदस्यता से बंद कीजिए, पार्टी से निकालिए, एक मिसाल कायम कीजिए। हम भी सच्चे कि आगे कथनों में करनी और कथनी में अंतर नहीं है। उसमें 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 अपन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है नहीं, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जांच एजेंसी ने अपना काम किया है। दोषी है मदन दिलावर जी सुनिए, जो दोषी है उसके खिलाफ विधि कानूनी कार्रवाई। मदन दिलावर जी अगर मदन दिलावर जी जब पूर्व विधायक के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, पीयूष गुज्जर के ऊपर, तो क्या वो कमेंट कर सकते हैं कि उनके सांसद ने, चाहे वो वर्तमान में मारा, पहले मारा हो चाहे आज मारा हो, थप्पड़ तो उन्होंने भी मारा है और उनका वीडियो लगातार 3 दिन से वायरल हो रहा है, क्या उसको भी कमेंट कर सकते हैं? क्या उसको भी उस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं? मदन दिलावर जी ने किसका मार दिया थप्पड़, आप बताएं तो सही। नहीं, सीपीएम ने मारा है, वो तो उसको कहीं निंदा कर सकते हैं क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष जी? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जिसके थप्पड़ मारी जिस कर्मचारी की, उसने एफआईआर दर्ज करवाई। जिस तरह का बर्ताव मदन दिलावर लगातार करते आ रहे हैं, शिक्षकों के साथ अभद्र टिप्पणियां करते आ रहे हैं, उनपे आप एक शब्द नहीं बोलने की तैयार। जैसे एक अभद्र टिप्पणी आप मुझे बताएं जो अभद्र टिप्पणी की हो। अर्धनगरी का मतलब क्या होता है, आप समझाइए। कांग्रेस, आपके आज के प्रदेश अध्यक्ष उस समय के शिक्षा मंत्री थे, उन आप बताइए अर्धनगरी का मतलब क्या होता है? एक मिनट, नोटिस जारी किया आपने, ये शिष्टाचार। करणवीर जी मुझे लगता है हम विषय से भटक रहे हैं। आज के विषय पे मैं किसी का पक्ष नहीं लेना, लेकिन अब ये थोड़ी देर में कहेंगे कि साहब ने बिरला ऑडिटोरियम में अशोक गहलोत जी ने नारे लगवाए थे, पूछा था कि साहब शिक्षा विभाग में पैसे लेकर ट्रांसफर होते हैं कि इन सब चीजों को लेकर कहा जा रहा है सर हम। अब आप अर्धनग्न वाली यदि उस पे जा रहे हैं, अर्धनग्न वाले पे जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ये बोलेंगे बिरला ऑडिटोरियम में खड़े होकर अशोक गहलोत ने पूछा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में पैसे लेकर ट्रांसफर होते हैं क्या साहब? मंत्री पे सवाल खड़े कर रहा है तो उसमें गलत क्या है सर? मदन दिलावर जब शिक्षा मंत्री पूछता है कि शिक्षक अर्धनग्न होकर जाते हैं, शराब पी के आते हैं, गुटखा खा के आते हैं, क्या उन्होंने किसी को पकड़ा? क्या उन्होंने किसी को पकड़ा? वो भी धमकाने पर आ रहे, धमकाने वाले लहजा तो था वो, क्या था वो? आपने देखा की जनता पार्टी ने कोई स्पष्टीकरण? किसी को कटघरे में खड़ा करना, किसी के जूते मारने की बात करना, किसी के चांटा मार देना, किसी को बैट से पीट देना, ये सब चीजें अलग होती है साहब। यदि कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र जो है मध्य प्रदेश सरकार में काबीना मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र जो विधायक रहते हुए यदि किसी को बैट से पीटते हैं तो वो भी गलत है। गलत वो भी है कि नरेश मीणा किसी को थप्पड़ मार दे। दीपक जी, हाँ, और हमने इस भारतीय राजनीति के अंदर मंत्री पुत्रों को, किसानों को कार से रोनते हुए भी देखा। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं यदि वो भी गलत है तो वो भी गलत है, सब गलत है। मैंने कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र भी इसलिए किया। देवी सिंह भाटी यदि किसी आईएएस के साथ मारपीट करते तो गलत वो भी है। उनके साथ रियायत नहीं बरती ना, तो जान से मारा गया, भूल गए क्या? ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं योगेंद्र जोशी जी के पास जाऊंगा। योगेंद्र जोशी जी, मुझे ये बताइए, मैं आज की बात कर रहा हूं साहब, नरेश मीणा तो ठीक है जेसी के अंदर है अभी, अब उनसे पूछताछ कर रही है वहां की कोतवाली पुलिस टोंक की। इस वाले मामले के अंदर कोई कानूनन कार्रवाई हो सकती है क्या धीरज गुज्जर पर? देखिए, कोई इसमें ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर वो नाम लेके किसी का और ये बात कहते तो जरूर इस पे कोई कार्रवाई बनती थी। ठीक है, मैं साले को उसको जरबा मार दूंगा, तो वो जो धारा है जिसके अंदर राज्य के कर्मचारी को डराने धमकाने में, ये जरूर बात आ सकती थी। लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप में कहा कि अगर किसी के यहाँ कोई काम नहीं होता हो, सरकारी कर्मचारी काम नहीं होता हो, तो जरबा देने को मैं तैयार रहूंगा। तो ये वो बात है जो एक हल्की बात ऐसी करी है जिससे ये ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे होता है ना, एक कमजोर सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये पब्लिक की सेवा करने का नहीं है। अब जब मान लीजिए सत्ता में थे तो उस समय पूछे भाई आपने क्या किया। आज जो सत्ता नहीं है जिनकी, उनसे पूछो आपने क्या किया हमारे यहाँ राज्य के लिए, तो ये नहीं बता पाएंगे। और इसी तरह से जब आज सरकार चल रही है तो इनसे बाद में पूछ लो 5 साल बाद, ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये जरूर कर पाते हैं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति जो लूज टॉक करने की है, ये प्रत्येक राजनेता की उसकी है जो जमीन से जुड़ने का, आगे बढ़ने का, पब्लिक में अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करता है, वो ऐसे राजनेता करते हैं। और ये मैं बता दूं आपको, ये 90% राजनेता हैं जो इस तरह की भाषा का उपयोग हर सभा में करते हैं। मैंने देखिए पूरे देश में और जगह भी इस तरह की सभाओं का मतलब सभाओं में इस तरह की बातें का प्रयोग करते हैं।
तो ये अच्छी चीज नहीं है। देखिए कारण क्या हो रहा है। अच्छा, कि हमारा कानून नहीं है, कानून क्या है, इसीलिए दुरुपयोग सजा नहीं देता है, इसलिए दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, हमारे इन राजनेताओं ने क्या किया है, कानून के अदालतें कम बनाओ, पुलिस कम रखो, ये अभाव रखो, तो पब्लिक क्या होती है, इस अभाव में घुसी रहती है, पब्लिक परेशान रहती है। आज आप अदालतें पूरी कर दीजिए, आप एमएलए एमपी कोर्ट बना दीजिए, 6 महीने में सजा हो जाएगी। अब अगर 6 महीने में किसी को सजा हो जाए, जैसे आरएस के थप्पड़ मारा, अब इसमें सजा नहीं होगी क्या? इसमें 3 साल से 5 साल तक की सजा है। अगर 6 महीने के अंदर कोर्ट में सजा हो जाती है, ये डिबार हो जाएंगे। अरे साहब बताओ, फिर जाएंगे हाई कोर्ट, फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे यहाँ क्या है, जो न्यायपालिका के काम करने का तरीका है, जो प्रारंभिक काल से बनाया हुआ है, जो पुलिस का तरीका है, 1861 के कानून से पुलिस चल रही है, लेकिन पुलिस में परिवर्तन नहीं कर रहे, जाब्ते में परिवर्तन नहीं कर रहे, उनकी ट्रेनिंग में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी राजनेताओं की है कि हम किस प्रकार का न्याय पब्लिक को दे सकते हैं। मैं बताऊं ये क्या करते हैं पता आपको, हमारे देश के राजनेता इन अधिकारियों के, देखिए मैं कह दूं आपको, पहले के राजनेता अलग थे, जो बैरिस्टर थे और वो थे, उनको लिखना पढ़ना आता था। अब आप फाइलें जाके देख लीजिए, उसमें यस और नो के अलावा नहीं मिलेगा, और नीचे एक चिड़ी मिलेगी। उनसे पूछो भाई ये चीज आपने पढ़ ली क्या? वो अंग्रेजी में कागज आता है लिखा हुआ, एक आईएएस दे के भेजता है और वो सामने फाइल रखता है। तो ये क्या करते हैं आजकल हमारे राजनेता जो वर्तमान के हैं, ये राजनीति ये चमकाते हैं, आरएस आईएएस अधिकारियों के कंधों पे बैठकर पब्लिक के गाल बजाते हैं ये। और उसके बाद में जब विपक्ष में आते हैं तो उसी पब्लिक के कंधे पर नहीं, फिर क्या करते हैं, जब ये ऐसा नहीं होता तो सरकारी कर्मचारी के गाल बजाने लग जाते हैं। फिर ये उल्टा सिस्टम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। चलिए ठीक है, योगेंद्र जोशी जी बहुत शुक्रिया आपका, पूर्व आरपीएस अधिकारी। अब हमारे साथ जुड़े करणवीर सिंह राजपुरा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और साथ में महिपाल मेला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आपका भी बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर ये देखिए, सियासत में ये होड़ जो है ना वो इस तरीके से मची हुई है कि बाहुबली बनना सब चाहते हैं, और इसीलिए इस तरीके की हल्की भाषा का प्रयोग लगातार इनकी तरफ से, नेताओं की तरफ से किया भी जा रहा है। और ये सोचने का विषय है कि आखिर हमारी देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, क्या ऐसे नेता, ऐसे राजनेता देश की दिशा और दशा बदलेंगे। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।